आंटी, ये कोई क्लब नहीं है। चाकू की धार जैसी पैनी और ठंडी आवाज। ये एक वाक्य उबलते तेल की तरह अदिति सिंह राठौर के कानों में घुस गया। अपने भतीजे से मिलने के लिए पहनी गई रेशमी साड़ी का चमकीला मूंगा गुलाबी रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया। अदिति सिंह राठौर, उम्र 92 साल, भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्सेस यूनिट मार्कोस मार्कोस की पहली महिला और पहली महिला वाइस एडमिरल। सेवानिवृत्त हुए 3 साल हो गए थे। वर्दी उतारने के बाद उनका जीवन शांत और शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी आंखों और चाल में अभी भी युद्ध के मैदान पर हावी होने वाले कमांडर का खतरा छिपा हुआ था। लेकिन आज कर्नाटक के कारवार में नौसेना के मार्कोस प्रशिक्षण केंद्र के गेट के सामने उनका शानदार करियर कोई मायने नहीं रखता था। तुमने अभी क्या कहा? अदिति की आवाज एक शांत झील की तरह थी, लेकिन उसकी सतह के नीचे एक विशाल काय नाक कुंडली मारे बैठा था। उनकी नजरें अपने सामने खड़ी युवा महिला नौसैनिक पर टिकी थीं। नेम प्लेट पर मीरा भारद्वाज नाम के 3 अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। कसकर बंधे बाल, धूप में तपी त्वचा और भावनाओं से रहित एक भावहीन चेहरा, और उसकी आंखें मानो दुनिया के सारे नियम और सिद्धांत उनमें समाये हों, दृढ़ और अटूट थीं। पेटी ऑफिसर मीरा भारद्वाज ने अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा। शरीर के घुमावों पर लिपटी साड़ी, कंधे पर लापरवाही से डाला गया महंगा कश्मीरी शॉल और ऊंची एडी की सैंडल। उसकी नजरों में अदिति का हर अंदाजे नियमों का उल्लंघन और सेना का अपमान था। मैम, गेट पर लगे नोटिस बोर्ड पर मुलाकातियों के लिए ड्रेस कोड के निर्देश दिए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अत्यधिक खुले या सेना की गरिमा को कम करने वाले कपड़े पहनने से बचें। आंटी, आंटी शब्द का यह दूसरा प्रयोग एक और दरार पैदा कर गया। मीरा का लहजा शुरू से अंत तक औपचारिक था, लेकिन उसमें एक तेज कांटा छिपा था। एक युवा महिला सैनिक की उस महिला के प्रति अवमानना या ईर्ष्या जो उससे अलग जीवन जीती थी। पेटी ऑफिसर मीरा भारद्वाज, अदिति ने जानबूझकर उसकी नेम प्लेट से उसका पूरा नाम पुकारा। क्या तुम विस्तार से बता सकती हो कि मेरे कपड़ों का कौन सा हिस्सा अत्यधिक खुला है और यह सेना की गरिमा को कैसे कम कर रहा है? उस पल मीरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसका नाम पुकारना इस बात का मौन दबाव था कि उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है या उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है। लेकिन मीरा पीछे नहीं हटी। वह मार्कोस की एक नॉन कमीशन ऑफिसर थी। वह भी एक ऐसी महिला जिसने नरक जैसी ट्रेनिंग को पार किया था और प्रशिक्षक बनने की कगार पर थी। कंधे और कॉलरबोन का दिखना और शरीर से बहुत ज्यादा चिपके हुए कपड़े सैनिकों के अनुशासन को भंग कर सकते हैं। नियमों की व्याख्या और उनका पालन करना मौके पर मौजूद कर्मी का एकमात्र अधिकार है। तुम्हारा निर्णय, अदिति ने अविश्वसनीयता से हंसते हुए कहा। उस हंसी पर मीरा का चेहरा और भी ठंडा हो गया। तुम्हारी नजर में क्या मेरे कपड़े इतने उत्तेजक हैं कि वे ट्रेनिंग में लगे सैनिकों का अनुशासन भंग कर देंगे? अगर ऐसा है तो समस्या मेरे कपड़ों में नहीं, बल्कि उन सैनिकों की मानसिक स्थिति में है जो इतनी आसानी से विचलित हो जाते हैं। और तुम जैसे अधिकारियों की अक्षमता पर सवाल उठाना चाहिए, जिन्हें इसे प्रबंधित और पर्यवेक्षण करना चाहिए। क्या आप बातों को घुमा रही हैं? और एक आम नागरिक को सेना के आंतरिक मामलों, आम नागरिक? अदिति ने मीरा की बात काटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उस जबरदस्त आभा के सामने मीरा अनजाने में एक कदम पीछे हटने वाली थी। पेटी ऑफिसर, तुम एक सैनिक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल रही हो। अवलोकन की शक्ति, दुश्मन और दोस्त में फर्क करने और खतरे के कारकों को पहले से पहचानने की क्षमता। क्या तुम्हारी आंखों में मैं सिर्फ एक नासमझ आंटी दिख रही हूं? क्या तुमने मेरी चाल, मेरे हाव भाव, मेरे लहजे से कुछ भी नहीं पढ़ा? अदिति की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। बाहरी रूप से मोहित होकर सार को अनदेखा करना, युद्ध के मैदान में इसका मतलब मौत होता है। इन शब्दों से मीरा का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। यह एक सैनिक के रूप में उसके स्वाभिमान पर गहरी चोट थी, लेकिन उसने संयम बरतते हुए जवाब दिया, यह युद्ध का मैदान नहीं है। यह एक सैन्य अड्डा है जहां नियम और सिद्धांत मौजूद हैं। यदि आप सहयोग नहीं कर सकती तो कृपया वापस चली जाएं। इसे सरकारी काम में बाधा माना जा सकता है। यह अंतिम चेतावनी थी। अदिति ने फैसला किया कि मीरा से और बात करना व्यर्थ है।
उन्होंने चुपचाप अपना स्मार्टफोन निकाला और स्पीड डायल पर नंबर मोड को देर तक दबाया। घंटी 2 बार बजने से पहले ही दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। मैं हूं कारोबार में। गेट पर एक बहुत ही दिलचस्प जूनियर से मिली हूं। एक लॉ गुलाब जैसी खुशबू नहीं है, बस कांते हैं। हाँ, लगता है तुम्हें खुद नीचे आना होगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं कि तुम अपने अधीनस्थों को कैसे प्रशिक्षित करते हो। फोन पर अदिति के शांत रवैये को देखकर मीरा मन ही मन हंसी। उसने सोचा कि यह एक आम ढकोसला है, जहां कोई किसी बड़े सैन्य अधिकारी को जानने का दिखावा करता है। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आती घबराई हुई आवाज सुनकर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में इसे संभालो। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अदिति ने फोन काट दिया और फिर से मीरा की ओर देखा। तुम्हारा सीधा सुपेरियर जल्द ही यहां होगा। देखते हैं कि तुम्हारे नियम और सिद्धांत उसके सामने भी काम करते हैं या नहीं। मीरा ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। चिंता उसे घेर रही थी, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि उसका फैसला गलत नहीं था। यह महिला निश्चित रूप से एक गैर जिम्मेदार नागरिक है, जो सेना का सम्मान नहीं करती। कितना समय बीता होगा? गेट के अंदर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। 1 या 2 लोग नहीं थे। जल्द ही गुस्सैल साउंड की तरह दौड़ता हुआ एक समूह मीरा की नजरों में आया, और उस समूह में सबसे आगे चल रहे व्यक्ति का चेहरा देखकर मीरा का दिल धक से जमीन पर आ गिरा। मार्कोस के कमांडिंग ऑफिसर, मार्कोस के जीवित किंवदंती, कंधों पर 2 सितारों वाले रियर एडमिरल विक्रम चौहान। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैम, वाइस एडमिरल मैम, आप यहां क्या कर रही हैं? रियर एडमिरल चौहान ने अदिति के सामने आते ही 96 डिग्री पर कमर झुका दी। उनके माथे से ठंडा पसीना बारिश की तरह बह रहा था। वाइस एडमिरल मैम। ये 3 शब्द एक विशाल हथौड़े की तरह मीरा के सिर पर पड़े। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके पैर कांपने लगे। खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। क्या यह वही महिला थी जिसे उसने आंटी और आम नागरिक कहकर अपमानित किया था? जो मार्कोस की पहली महिला वाइस एडमिरल अदिति सिंह राठौर थीं, जिनके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं। विक्रम, बहुत समय हो गया। तुम अच्छे दिख रहे हो। 2 सितारे तुम पर बहुत जंच रहे हैं। अदिति ने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और विक्रम चौहान के कंधे थपथप पाए। यह शांत व्यवहार मीरा के लिए और भी बड़ा डर बनकर आया। नहीं मैम, आपको आना था तो बता देती। मैं खुद आपको लेने आता। अगर मैंने बताया होता तो मैं यह दिलचस्प नजारा कैसे देख पाती? अदिति की नजरें जमी हुई मीरा पर टिक गईं। उस नजर का पीछा करते हुए रियर एडमिरल चौहान का चेहरा पल भर में गुस्से से विकृत हो गया। पेटी ऑफिसर मीरा भारद्वाज, तुम किसके सामने क्या बकवास कर रही हो? तुरंत घुटने टेको और माफी मांगो। विक्रम चौहान की दहाड़ पर मीरा चौंक गई और वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिमाग अब पूरी तरह से खाली हो गया था। कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। शर्म, डर और अविश्वसनीय वास्तविकता के भ्रम ने उसे निगल लिया। अदिति धीरे धीरे घुटनों के बल बैठी मीरा के पास गई। टक 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 टक, उसकी सैंडल की एजी की आवाज मीरा के दिल को निचोड़ रही थी। पेटी ऑफिसर, सिर उठाओ। मीरा हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैंने कहा, सिर उठाओ। यह एक आदेश था, एक कमांडर का आदेश जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, जो हड्डियों तक घुस जाता था। मीरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंसुओं से धुंधली दृष्टि के पार उसे अदिति की ठंडी आंखें दिखाई दीं। एक महिला सैनिक के रूप में यहां तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। तुम्हें पुरुषों से ज्यादा मजबूत और सख्त बनना पड़ा होगा। महिला होने के कारण नजरअंदाज न किए जाने के लिए तुमने खुद को स्टील से ढक लिया होगा और कांटे खड़े कर लिए होंगे। अदिति के शब्द सीधे मीरा के दिल में उतर गए। लेकिन असली स्टील वह होता है जिसमें लचीलापन हो, जो आसानी से ना टूटे। तुम्हारी तरह जो सिर्फ बाहर से कठोर होता है, वह एक छोटे से झटके से टूट जाता है, जैसे आज हुआ। उसने मीरा की ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया ताकि वह सीधे उसकी आंखों में देख सके। तुम वर्दी के पीछे छिपकर दुनिया को देख रही हो। जो लोग वर्दी नहीं पहनते, तुम उन्हें या तो हीन या दुश्मन मानती हो। यह एक सैनिक की सतर्कता नहीं है, बल्कि दुनिया से डरने वाले एक कायर का आत्मरक्षा तंत्र है। मीरा कुछ नहीं कह सकी। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ उजागर हो गया है।
आज के इस अपमान को कभी मत भूलना और आज की इस सीख को भी अपने पूरे सैन्य जीवन में अपनी हड्डियों में अंकित कर लेना। वर्दी इंसान को नहीं बनाती, इंसान वर्दी पहनता है। जिस दिन तुम इसका अर्थ समझ जाओगी उस दिन तुम एक सच्ची सैनिक बन पाओगी। अदिति ने अपनी बात खत्म की और मुड़ गई। उसके पीछे मीरा के रोने की आवाज गर्म डामर पर फैल गई। यह एक युवा सैनिक के गौरव के टूटने की आवाज थी जिसने कभी लौह गुलाब बनने का सपना देखा था। रियर एडमिरल चौहान के दफ्तर में हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। पेटी ऑफिसर मीरा भारद्वाज कमरे के बीच में सावधान की मुद्रा में खड़ी थी। उसकी पीठ पर बहता पसीना उसकी वर्दी को गीला कर रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर पहले गेट पर हुई घटना एक बुरे सपने की तरह लग रही थी। नहीं, यह एक बुरे सपने से भी बदतर हकीकत थी। सोफे पर आराम से बैठी अदिति ने चुपचाप चाय का कप उठाया और उसकी सुगंध का आनंद लिया। इस शांत दृश्य ने मीरा के अपराध बोध को और भी भारी कर दिया। रियर एडमिरल चौहान बेचैनी से अदिति और मीरा की ओर देख रहे थे। मैम, इसका क्या करें? शांत हो जाओ विक्रम। अदिति की धीमी आवाज पर विक्रम चुप होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अदिति ने चाय का कप नीचे रखा और अंत में बोलना शुरू किया। उसकी नजरें अभी भी मीरा पर टिकी थीं। पेटी ऑफिसर मीरा भारद्वाज। जी मैम। मीरा ने अनजाने में ही अनुशासित आवाज में जवाब दिया। तुम सैनिक क्यों बनी? यह एक अप्रत्याशित सवाल था, सज्जा या डांट के बजाय एक बहुत ही मौलिक सवाल। मीरा एक पल के लिए निशब्द हो गई। वह सैनिक क्यों बनी थी? बचपन से वर्दी के प्रति आकर्षण, देश की रक्षा करने का एक अस्पष्ट मिशन और एक ऐसी मजबूत महिला बनने की इच्छा जिसे कोई कमजोर ना समझे। यह सब मिला जुला था। मैं मजबूत बनना चाहती थी और अपनी ताकत से देश की रक्षा करने जैसा सम्मानजनक काम करना चाहती थी। मजबूत होने का क्या मतलब है तुम्हारे विचार में? किसी भी कठिनाई और विपत्ति के सामने न झुकने वाली एक मजबूत मानसिक और शारीरिक शक्ति। गलत नहीं है, अदिति ने सिर हिलाया, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। मार्कोस की ट्रेनिंग पास करने वाली तुम्हारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को कोई कमजोर नहीं कह सकता, लेकिन आज तुम मेरे जैसे एक व्यक्ति के सामने बहुत आसानी से टूट गई। ऐसा क्यों हुआ? यह मेरी गलती थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाए। मैम नहीं, अदिति ने दृढ़ता से उसकी बात काटी। मैं एडमिरल हूं या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम अपने बनाए हुए पूर्वाग्रह के पिंजरे में बंद थीं और सच्चाई नहीं देख पाई। महिलाएं कमजोर होती हैं, सैनिकों को ऐसा ही होना चाहिए। नागरिक सेना को नहीं समझते। इस तरह के बहुत ही खतरनाक और अभिमानी पूर्वाग्रह। अदिति अपनी जगह से उठीं और धीरे धीरे मीरा के पास गईं। मैं भी शुरू में तुम्हारी तरह थी, मार्कोस में आने वाली पहली महिला। सैकड़ों पुरुषों के बीच जीवित रहने के लिए मैंने भी खुद को स्टील से ढक लिया था। न हंसती थी, ना रोती थी। यह साबित करने के लिए कि मैं एक महिला नहीं हूं, मैंने पुरुषों से ज्यादा क्रूरता से ट्रेनिंग की और खुद को और भी ज्यादा धकेला। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। फिर एक दिन एक कठिन प्रशिक्षण के दौरान एक साथी घायल हो गया। जब सब अपने प्रशिक्षण की जल्दी में उसे अनदेखा कर रहे थे, मैंने भी वही किया। मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन केवल एक व्यक्ति जो आमतौर पर सबसे कमजोर और भोला दिखता था, उस घायल सैनिक के पास गया। उसने अपना प्रशिक्षण छोड़कर उसे सहारा दिया और अंत तक उसके साथ फिनिशिंग लाइन पार की। तब प्रशिक्षक ने मुझसे कहा, अदिति, तुम अकेले कितनी भी तेज दौड़ो, हम तुम्हें एक योद्धा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मार्कोस अकेले लड़ने की जगह नहीं है। अदिति की आंखें सुदूर अतीत में खो गईं। उस दिन मुझे एहसास हुआ, असली ताकत खुद को मजबूत बनाने पर खत्म नहीं होती, बल्कि दूसरों की देखभाल करने और एक साथ आगे बढ़ने के लचीलेपन और समावेशिता से आती है। एक लौह गुलाब सुंदर हो सकता है, लेकिन उसके कांटों के कारण कोई उसके पास नहीं आ सकता। अंत में वह अकेला रह जाता है। सैनिक, विशेष रूप से मार्कोस, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। उसके शब्द एक तेज चाकू की तरह मीरा के सीने में चुभ गए। वह भी ऐसी ही थी, हमेशा अपने साथियों और अधीनस्थों के बीच सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आगे देखती रही। वह पिछड़ने वाले साथियों को दयनीय समझती थी और नियमों को तोड़ने वाले अधीनस्थों को बेरहमी से डांटती थी।
उसे विश्वास था कि यही एक मजबूत सैनिक होने का तरीका है। तुम्हारी नजरों में मैं क्या थी? चमकीले कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत, या सिर्फ एक परेशान करने वाली नागरिक जिसने नियमों को तोड़ा? तुमने मेरी आंखों, मेरे हाव भाव, मेरी आवाज से निकलने वाली ऊर्जा को बिल्कुल नहीं पढ़ा। तुम सिर्फ बाहरी रूप के पूर्वाग्रह में फंसी हुई थी। अगर मैं दुश्मन देश की जासूस होती, एक छिपी हुई आतंकवादी होती, तो तुमने गेट पर अपने ही पक्ष के लिए सबसे घातक खतरे को सीधे अंदर आने दिया होता। केवल बाहरी रूप से लोगों का न्याय करने वाला सैनिक एक मूक हत्यारे की तरह होता है। वे अनजाने में अपने ही लोगों को मार सकते हैं। माफ कीजिए मैम। मीरा की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। कोई बहाना नहीं था। उसने सिर झुकाकर आंसू निगल लिए। उसे अपनी मूर्खता और अहंकार पर बहुत शर्म आ रही थी। मैं माफी के लिए यह नहीं कह रही हूं। अदिति ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। गलतियां हर कोई करता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस गलती से क्या सीखती हो और कैसे आगे बढ़ती हो। तुम्हारी आंखों में मैंने देखा कि तुम अभी हारी नहीं हो। संभावना दिख रही है। अदिति ने रियर एडमिरल चौहान की ओर मुड़कर कहा, विक्रम, इस लड़की को कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसके बजाय मैं इसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करूंगी। क्या आप खुद? मैम। विक्रम चौहान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हाँ, यह एक बहुत अच्छा कच्चा हीरा है। अगर ठीक से तराशा जाए तो यह मार्कोस का खजाना बन सकती है। वैसे भी मुझे अपने भतीजे की ट्रेनिंग देखनी है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए कारवार में रुकने की योजना बना रही हूं। अदिति ने फिर से मीरा की ओर देखा। पेटी ऑफिसर, अब से तुम मेरी निजी सहायक हो। जब तक मैं कारवार में हूं, तुम एक परछाई की तरह मेरा पीछा करोगी और सीखोगी कि मैं क्या देखती हूं, कैसे निर्णय लेती हूं और कैसे कार्य करती हूं। और इसके भीतर तुम्हें असली ताकत का अर्थ खोजना होगा, जो तुमने अब तक नहीं पाया है। मीरा ने सिर उठाकर अदिति को देखा। उसकी आंखों में अब डर या शर्म नहीं, बल्कि सम्मान और श्रद्धा थी। निराशा के गर्त में उसे सबसे बड़ा अवसर मिला था। धन्यवाद मैम, मैं अपनी जान लगाकर सीखूंगी। मीरा की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद थी। ठीक है, तो तुम्हारा पहला मिशन यह है। अदिति के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। पता लगाओ कि मेरा भतीजा ट्रेनी अर्जुन वर्मा इस समय कहां और क्या कर रहा है, और हमें वहां ले चलो। चलो पेटी ऑफिसर, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि असली सैनिक कैसे बनते हैं। अदिति के शब्दों पर मीरा ने जोर से जवाब दिया, जी मैम, समझ गए। उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे। यह एक किंवदंती की परछाई के पीछे एक नए रास्ते पर पहला कदम था। समुद्री हवा में मिली कीचड़ की गंध और प्रशिक्षकों की चीखें कानों को फाड़ रही थी। कारवार के समुद्र तट पर प्रशिक्षण का मैदान सचमुच नर्क था। मार्कोस प्रशिक्षण के सबसे कुख्यात हेल वीक के दौरान प्रशिक्षुओं को 5 दिनों तक लगभग बिना सोए चरम प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इस दौरान लगभग आधे प्रशिक्षु स्वेच्छा से घंटी बजाकर प्रशिक्षण छोड़ देते हैं। अदिति, रियर एडमिरल चौहान और मीरा भारद्वाज प्रशिक्षण मैदान से थोड़ी दूर एक पहाड़ी से यह दृश्य देख रहे थे। मीरा के लिए यह एक परिचित दृश्य था। उसने भी उस कीचड़ में लौटते हुए अनगिनत आंसू निगले थे और मानवीय सीमाओं को पार किया था। लेकिन आज अदिति के बगल में खड़े होकर प्रशिक्षण का मैदान कुछ अलग लग रहा था। उधर देखो पेटी ऑफिसर, अदिति ने एक जगह की ओर इशारा किया। दर्जनों प्रशिक्षु 100 किलोग्राम से अधिक की IBS इन्फ्लाटेबल बोट स्मॉल को अपने सिर पर उठाकर कीचड़ में रेंग रहे थे। उनमें से एक टीम विशेष रूप से संघर्ष कर रही थी। टीम के एक सदस्य का तखना ठीक नहीं लग रहा था और वह बार बार कतार से पीछे छूट रहा था। ऐसे लोग टीम के लिए एक कमजोरी है। एक व्यक्ति की कमजोरी पूरी टीम को खतरे में डालती है। प्रशिक्षक जल्द ही मीरा के वाक्य पूरा करने से पहले ही अदिति ने उसे रोक दिया। नहीं, उस टीम का नेतृत्व करने वाले लड़के को देखो। मीरा ने अपनी नजरें घुमाई। टीम के सबसे आगे नाव का नेतृत्व करने वाला प्रशिक्षु। वह अन्य प्रशिक्षुओं की तुलना में छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अदिति का भतीजा अर्जुन वर्मा था। ट्रेनी अर्जुन वर्मा, मीरा ने कहा। अर्जुन पीछे छूटते हुए साथी पर चिल्ला रहा था, अरे रोहित, होश में आओ। अगर यहां हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा।
हम तुम्हारे पीछे हैं। लेकिन घायल रोहित पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। उसका सिर लटका हुआ था। प्रशिक्षक की बेरहम सजा उन पर बरस पड़ी। 7 नंबर बोर्ड, सब के सब मुर्गा बनो। जो अपने साथी का ध्यान नहीं रख सकते वे क्या मार्कस बनेंगे? सब प्रशिक्षण छोड़ना चाहते हो क्या? उसी क्षण अर्जुन ने दांत भींचकर चिल्लाया, नहीं सर। उसने अपने सिर पर रखी नाव को नीचे रखा और लड़खड़ाते हुए रोहित के पास गया। प्रशिक्षक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने परवाह नहीं की। रोहित, उठो, मेरे कंधे का सहारा लो। अर्जुन ने रोहित का हाथ अपनी गर्दन पर रखा और लगभग उसे उठाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने बाकी टीम के सदस्यों की ओर चिल्लाया, अगर हम सब थोड़ा और जोर लगाएं तो हम कर सकते हैं। नाव फिर से उठाओ। अर्जुन की चीख पर थके हुए टीम के सदस्यों की आंखों में फिर से आग जल उठी। उन्होंने चुपचाप नाव को फिर से अपने सिर पर उठा लिया। अर्जुन एक कंधे से अपने साथी को सहारा दे रहा था और दूसरे कंधे से नाव को फतेहोतों को भींचते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य दर्दनाक था, लेकिन किसी भी नारे से ज्यादा प्रेरणादायक था, जो टीम के सदस्यों को प्रेरित कर रहा था। वह लड़का, मीरा अनजाने में बुदबुदा उठी। अगर वह होती तो क्या करती? शायद उसने पिछड़ने वाले साथी को एक हारा हुआ मानकर टीम के अस्तित्व के लिए उसे छोड़ देने का फैसला किया होता। उसे विश्वास था कि यही एक मजबूत और कुशल नेता का तरीका है। दिखाई दे रहा है, पेटी ऑफिसर। अदिति की आवाज मीरा के कानों में धीरे से गूंजी। एक सच्चा नेता वह नहीं है जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है। वह है जो सभी टीम के सदस्यों को अपने साथ लेकर पहुंचता है। सबसे मजबूत सैनिक वह नहीं है जो सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा अपने साथियों को बचाता है। अदिति की नजरें कीचड़ में संघर्ष कर रहे अपने भतीजे पति की थी। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ गहरा विश्वास और गर्व भी था। मार्कोस की भावना, कुछ भी असंभव नहीं है। यह है मेरे पीछे मेरे साथ ही है, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह लड़का इसे सहज रूप से जानता है। यही वह लचीली ताकत है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अपने साथियों को बचाने और टीम को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने की शक्ति। यही वह ताकत है जो एक ऐसी कवच बन जाती है जिसे गोलियां भी नहीं भेज सकती। मीरा कुछ नहीं कह सकी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा हो। उसे गहराई से एहसास हुआ कि जिस ताकत की वह इतनी तलाश में थी, वह कितनी संकीर्ण और स्वार्थी थी। उसने जो कांटे खड़े किए थे वे अपने साथियों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें चुभाने वाले हथियार थे। उस शाम जब सारा प्रशिक्षण समाप्त हो गया और प्रशिक्षुओं को बहुत कम समय का आराम मिला, अदिति मीरा को लेकर मेडिकल रूम की ओर गई। वहां टखने का इलाज करवा रहे रोहित और उसके बगल में बैठे अर्जुन थे। हालत तो ठीक नहीं लग रही, अर्जुन। अदिति की आवाज पर अर्जुन चौंक कर खड़ा हो गया। मैम, आप यहां बस ऐसे ही गुजर रही थी। तुम्हारा साथी कैसा है? अदिति की नजरें रोहित पर गईं। वह दर्द के बावजूद सम्मान दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक हूं मैम। मेरी कमी की वजह से मेरे साथियों को परेशानी हुई। परेशानी? जब कोई साथी मुश्किल में हो तो उसका कंधा बनना एक स्वाभाविक बात है। जो इसे परेशानी समझता है वह मार्कोस बनने के लायक नहीं है ना अर्जुन? जी मैम, बिल्कुल सही। अर्जुन ने अपनी मौसी की आंखों में सीधे देखा। अदिति ने अपने भतीजे की आंखों में अटूट संकल्प पढ़ा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और मुड़ गईं। मेडिकल रूम से बाहर आते ही मीरा ने सिर झुकाकर अदिति का रास्ता रोक लिया। मैम, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं गलत थी। मीरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में गम आंसू थे, लेकिन उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा साफ और दृढ़ थीं। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितनी अहंकारी और मूर्ख थी। मैंने आज आपसे और ट्रेनी अर्जुन से सीखा कि असली ताकत क्या होती है, और उसने अदिति को अपने पूरे सैन्य जीवन का सबसे उत्तम और सच्चा सलाम किया। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद। अब से मैं आपके साथ रहकर सब कुछ सीखूंगी और एक सच्ची सैनिक के रूप में फिर से जन्म लूंगी। उस सलामी को स्वीकार करते हुए अदिति के होठों पर पहली बार एक गम मुस्कान आई। यह वह क्षण था जब जंग लगे लौह गुलाब ने अंततः अपनी सुगंध बिखेरनी शुरू कर दी थी। एक महान महिला एडमिरल
और एक घायल युवा पेटी ऑफिसर। 2 महिला सैनिकों की ये मुलाकात मार्कोस प्रशिक्षण केंद्र में एक नई हवा ला रही थी, और अभी तक कोई नहीं जानता था कि यह हवा आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत थी। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही नीले अंधेरे में मीरा अदिति के अस्थायी आवास के दरवाजे पर खड़ी थी। वह रात भर सो नहीं पाई थी। कल की घटनाएं उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। उसकी अपनी मूर्खता, अदिति की पैनी अंतर्दृष्टि और कीचड़ में चमकती अर्जुन वर्मा की आंखों की दृढ़ता, सब कुछ मिलकर उसके सीने में आग लगा रहा था। वह अब अतीत की मीरा बनकर नहीं रह सकती थी। उसने अदिति की परछाई बनने का फैसला किया। वह उनके कदमों का अनुसरण करेगी, उनकी नजरों का पीछा करेगी और सब कुछ एक स्पंज की तरह सोख लेगी। अदिति ठीक समय पर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वह एक साधारण काले ट्रैकसूट में थी, लेकिन उनका तेज वैसा ही था जैसा एडमिरल की वर्दी में होता था। उन्होंने पहले से ही तैयार खड़ी मीरा को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। कुछ सोए पेटी ऑफिसर? नहीं मैम, मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ है। अच्छा है, तो चलो सुबह की सैर पर चलते हैं। अदिति की सैर कोई साधारण सैर नहीं थी। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया। सुबह के प्रशिक्षण के लिए परेड ग्राउंड पर खड़े सैनिकों के अनुशासन से लेकर कैंटीन की स्वच्छता और हथियार डिपो की सुरक्षा तक, उनकी पैनी नजरें छोटी से छोटी खामी को भी नहीं छोड़ती थी। मीरा बस उनके पीछे चलती रही और यह याद करने की पूरी कोशिश करती रही कि वह क्या देख रही हैं और कैसे मूल्यांकन कर रही हैं। पेटी ऑफिसर, वहां फायरिंग रेंज के गार्ड के जूते का फीता खुला है। जी मैम, मैं तुरंत उसे ठीक करवाती हूं। जैसे ही मीरा दौड़ने वाली थी, अदिति ने उसे रोक दिया। नहीं, रहने दो। इसके बजाय उस सैनिक का नाम, यूनिट और उसके सामान्य व्यवहार के बारे में पता करो। एक छोटी सी पोशाक की लापरवाही में भी बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। क्या वह सिर्फ आलसी है या किसी और चिंता के कारण उसका ध्यान भंग है? एक नेता को डांटने से पहले कारण का पता लगाना चाहिए। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मारा हो। अगर वह होती तो वह उसे सिर्फ एक अनुशासनहीन सैनिक मानकर कड़ी फटकार लगाती, लेकिन अदिति उसके पीछे छिपे इंसान की परिस्थितियों को पहले देखना चाहती थी। यह एक सच्चे कमांडर का वह रूप था जिसकी वह इतनी लालसा करती थी, लेकिन जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सकी थी। उनकी सैर रात के पहाड़ी प्रशिक्षण क्षेत्र तक पहुंची, जहां हेलवीक चल रहा था। घने अंधेरे में प्रशिक्षु केवल नक्शे और कंपास के सहारे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच रहे थे। प्रशिक्षक जगह जगह घात लगाकर उन्हें परेशान कर रहे थे और प्रशिक्षुओं की मानसिक और शारीरिक स्थिति चरम पर थी। वह टीम बाहर हो जाएगी। अदिति ने एक समूह की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। मीरा की नजर में वे अन्य टीमों की तरह ही चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? उनकी कतार भी नहीं टूटी है और गति भी ठीक है। उनकी बातचीत सुनो, वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। मैंने गलत रास्ता ले लिया। मैंने पहले नक्शा ठीक से नहीं देखा है। युद्ध के मैदान में सबसे पहले मरने वाली टीम यही होती है। अदिति ने दूसरी ओर इशारा किया। यह अर्जुन की टीम थी। वे सबसे धीमे थे, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग था। अर्जुन, मुझे लगता है कि यह पहाड़ी सही है। मैंने सितारों की स्थिति से मिलाया है। ठीक है, रोहित का पैर कैसा है? मैं पीछे से धक्का दूंगा। धन्यवाद। लगता है हम लगभग पहुंच गए हैं। बस थोड़ी और हिम्मत रखो। वे लगातार संवाद कर रहे थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे और कमजोर टीम के सदस्य का ध्यान रख रहे थे। दूसरी ओर यह टीम सबसे धीमी है, लेकिन अंततः वे लक्ष्य तक पहुंचेंगे और वे सबसे मजबूत टीम के रूप में याद किए जाएंगे। अदिति की बातों से मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अब तक प्रशिक्षण का मूल्यांकन करते समय केवल गति और परिणाम पर ध्यान दिया था, लेकिन अदिति उस प्रक्रिया में टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और संचार को पढ़ रही थी, एक अदृश्य शक्ति। ये सैन्य नियमावली के किसी भी पन्ने पर नहीं लिखी गई, एक जीवित बुद्धिमत्ता थी। प्रशिक्षण क्षेत्र का निरीक्षण समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑफिसर्स मेस में देर से नाश्ता किया। मेज पर अदिति ने पहली बार अपने अतीत के बारे में बात की। मैं भी परफेक्ट नहीं थी। कैप्टन के रूप में अपने पहले वास्तविक मिशन में
मेरे एक गलत निर्णय ने पूरी टीम को खतरे में डाल दिया था। मैंने दुश्मन की ताकत को कम आंका था। उन्होंने अपनी कटोरी में देखते हुए शांति से कहा। उस समय मेरे डिप्टी एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बचाया था, वरना मैं आज यहां नहीं होती। पीछे हटते समय उसने मेरे बजाय गोली खाई थी। सौभाग्य से उसकी जान बच गई, लेकिन उसे सेना छोड़नी पड़ी। मुझे जीवन भर के अपराध बोध के साथ जीना पड़ा, और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं फिर कभी अपने अहंकार और तानाशाही फैसलों से अपने अधीनस्थों को मौत के मुंह में नहीं धकेलूंगी। मेरे कान हमेशा सबसे निचले स्तर के व्यक्ति की आवाज के लिए खुले रहेंगे। मीरा सांस रोके उनकी बातें सुन रही थी। यह एक ऐसे क्षण का सामना था जहां एक महान सैनिक एक लौह गुलाब की मानवीय पीड़ा और घावों को देखा जा सकता था। उसे महसूस हुआ कि उसे दबाने वाले पूर्णतावाद के कवच में पहली बार दरार पड़ रही है। असफल होना ठीक है, महत्वपूर्ण यह है कि उस असफलता से सीखकर एक बेहतर इंसान बना जाए। अदिति अपने पूरे अस्तित्व से यही सिखा रही थी। नाश्ता लगभग खत्म होने पर रियर एडमिरल चौहान एक गंभीर चेहरे के साथ उनके पास आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रियर एडमिरल ने आसपास देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। ऊपर से अच्छी खबर नहीं है। यह सीधे रक्षा मंत्रालय से आया एक निर्देश है। अदिति की आंखें एक पल में पैनी हो गईं। सुबह की शांत हवा तुरंत तनाव से भर गई। मीरा को एहसास हुआ कि उसके गुरु के पीछे चलने वाली परछाई के पहले कदम के सामने एक अप्रत्याशित विशाल तूफान आ रहा है। रियर एडमिरल चौहान के कार्यालय में ब्लाइंड्स के बीच से आती धूप कमरे की भारी हवा को चीर रही थी। रियर एडमिरल ने मेज पर एक फाइल रखी। उस पर गोपनीय की लाल मुहर स्पष्ट थी। यह कुछ समय से रक्षा मंत्रालय द्वारा अमेरिकी नेवी सील्स के साथ प्रस्तावित संयुक्त अभ्यास का मामला है, लेकिन अचानक योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। विक्रम चौहान द्वारा दिए गए दस्तावेज को पढ़ते हुए अदिति की भौहें तन गईं। अभ्यास का परिदृश्य समुद्री आतंकवाद विरोधी अभ्यास से बदलकर समुद्री बंधक बचाव और वीआईपी सुरक्षा प्रदर्शन कर दिया गया है। यह प्रशिक्षण नहीं, एक दिखावा है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है मैम। इस अभ्यास का समग्र नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश देशमुख खुद करेंगे, और हमारे मार्कोस की भूमिका नेवी सील्स के ऑपरेशन में सहायता करने तक सीमित कर दी गई है। राजेश देशमुख, यह नाम सुनते ही अदिति की आंखों में ठंडक आ गई। देशमुख सेना से नहीं थे, बल्कि राजनीति से विशेष नियुक्ति पर आए व्यक्ति थे। वह हमेशा यह तर्क देते थे कि मार्कोस जैसी छोटी विशेष बल इकाइयां आधुनिक युद्ध में अक्षम है और उनके आकार और बजट में कटौती की जानी चाहिए। और अतीत में जब अदिति सेवा में थीं, तो ऑपरेशनल प्लानिंग को लेकर उनकी देशमुख से कई बार झड़प हुई थी। वह आदमी अभी भी नहीं सुधरा। इस अवसर का उपयोग करके वह मार्कोस को नेवी सील्स की एक सहायक इकाई के रूप में दिखाकर अपने तर्क को मजबूत करना चाहता है। जी मैम, अगर यह अभ्यास इसी तरह आगे बढ़ा तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मार्कोस को केवल अमेरिकी सेना के सहायक के रूप में देखा जाएगा। इससे न केवल सैनिकों का मनोबल गिरेगा, बल्कि यूनिट की प्रतिष्ठा को भी गहरा धक्का लगेगा। विक्रम चौहान की आवाज में गहरा गुस्सा और लाचारी थी। अदिति ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा। देशमुख का इरादा स्पष्ट था। वह मार्कोस की स्वतंत्र समुद्री घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को जानबूझकर दरकिनार करना चाहता था, और अमेरिकी सेना के उपकरणों और संसाधनों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता था। खेल पहले से ही उसके पक्ष में तय था। विक्रम, हमें इस अभ्यास का नियंत्रण वापस लेना होगा। आंखें खोलने पर अदिति की आवाज स्टील की तरह मजबूत थी। लेकिन मैम, यह मामला रक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही स्वीकृत हो चुका है। मैं एक यूनिट कमांडर, इसीलिए हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अदिति ने पास खड़ी मीरा की ओर देखा, जो सारी बातचीत सुन रही थी। पेटी ऑफिसर, जी मैम, अब से पिछले 5 वर्षों में हमारे मार्कोस और अमेरिकी नेवी सील्स द्वारा किए गए सभी संयुक्त अभ्यासों की परिणाम रिपोर्ट खोजो। अभ्यास के परिदृश्य, प्रत्येक इकाई की भूमिका, सफलता और असफलता के मामले, और अभ्यास के बाद लिखे गए सुधार सुझाव, सब कुछ आज रात तक मुझे रिपोर्ट करो। कर सकती हो? जी मैम, मैं अपनी जान लगाकर इसे पूरा करूंगी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह केवल डेटा एकत्र करना नहीं था,
ये एक अदृश्य युद्ध की शुरुआत थी और अदिति ने उसे उस पहली लड़ाई के मोर्चे पर खड़ा कर दिया था। ये इस बात का सबूत था कि वह उस पर विश्वास करती थी। मीरा सीधे रिकॉर्ड रूम की ओर भागी। उस समय हेलविग की आखिरी रात गहरी हो रही थी। नींद की कमी और अत्यधिक थकान के कारण प्रशिक्षुओं का दिमाग सुन्न था, लेकिन उनके शरीर यंत्रवत चल रहे थे। अंतिम बाधा लॉक पीटी थी। 2.5 किलोग्राम के एक विशाल लट्ठे को टीम के सदस्यों के साथ कंधे पर उठाकर निर्धारित कोर्स पूरा करना। 1, 2, 3, 4। प्रशिक्षक के आदेश पर प्रशिक्षुओं ने कराहते हुए लट्ठे को उठाया। अर्जुन के कंधे पहले ही सुन्न हो चुके थे। असहनीय दर्द के बीच उसने अपने बगल में लट्ठे को उठाए हुए रोहित की भारी सांसें सुनी। यह वही साथी था जिसे उसने कुछ दिन पहले सहारा दिया था। अर्जुन, मेरी वजह से बकवास मत कर। तुम और मैं एक जैसे हैं, बस डटे रहो। लेकिन अचानक रोहित का पैर लटखड़ा गया और लट्ठे का संतुलन बिगड़ गया। भारी वजन तुरंत दूसरे टीम के सदस्यों पर आ गया। एक चीख निकली। तभी डटे रहो, रोहित का वजन हम सब मिलकर उठाएंगे, दोनों तरफ से, और कसकर सटो, अर्जुन चिल्लाया। उसने लड़खड़ाते रोहित के पीछे जाकर अपने कंधे से लट्ठे और उसके शरीर दोनों को एक साथ सहारा दिया। ऐसा लगा जैसे मांस फट रहा हो और हड्डियां टूट रही हों, लेकिन उसने दांत बींच लिए। उसकी इस हरकत से दूसरे टीम के सदस्यों ने भी होश संभाला। उन्होंने एक दूसरे की कमियों को भरते हुए फिर से लट्ठे का संतुलन बनाया। वे अब अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। वे दर्द को साझा करने और एक दूसरे को सहारा देने वाला एक जीव, एक शरीर थे। इस बीच मीरा धूल भरे रिकॉर्ड रूम में संघर्ष कर रही थी। उसने सैकड़ों फाइलें खंगालीन और हजारों दस्तावेज पढ़े। तभी उसकी नजर एक फाइल पर रुक गई। ये 3 साल पहले अरब सागर में गुप्त रूप से आयोजित एक भारत अमेरिकी संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की रिपोर्ट थी। उस समय एक काल्पनिक दुश्मन जहाज पर काबू पाने का अभ्यास था, जिसमें नेवी सील्स ने भारी गोलाबारी और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ सीधा हमला करने की कोशिश की थी और असफल रहे थे। इसके विपरीत मार्कोस के कुछ जवानों ने रात के अंधेरे में पानी के नीचे से घुसपैठ की थी और दुश्मन के कमांड सेंटर को पंगु बनाकर आसानी से जहाज पर कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट के अंत में उस अभ्यास को देखने वाले एक अमेरिकी कमांडर का मूल्यांकन लिखा था। मार्कोस की असीमित युद्ध क्षमता और छोटी टीम की घुसपैठ रणनीति एक ऐसी चीज है जिसे नेवी सील्स को जरूर सीखना चाहिए। और उस रिपोर्ट की अंतिम अनुमोदन पंक्ति में गठबंधन के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस रणनीति के विस्तार को स्थगित किया जाता है। राय के साथ तत्कालीन नीति योजनाकार राजेश देशमुख के हस्ताक्षर थे। मिल गया। मीरा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। देशमुख मार्कोस की क्षमताओं से अनजान नहीं था, वह जानता था, फिर भी जानबूझकर इसे कम करके अंगता रहा और नजरअंदाज करता रहा। यह उसके तर्क को सीधे तौर पर पलटने वाला निर्णायक सबूत था। मीरा दस्तावेजों का बंडल लेकर देर रात अदिति के आवास की ओर भागी। दरवाजा खटखटाते ही दरवाजा ऐसे खुला जैसे वे इंतजार ही कर रही हों। मैम, मिल गया। मीरा की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। यह देशमुख के तर्क और औचित्य को एक ही बार में ध्वस्त करने वाला निर्णायक सबूत है। अदिति ने उसके हाथ से पुरानी फाइलें लीं और धीरे धीरे पढ़ने लगीं। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। अदृश्य लहरों का उल्टा इस्तेमाल करके एक विशाल सुनामी पैदा करने वाले पलटवार की शुरुआत हो रही थी। अदिति और मीरा ने देर रात तक बैठकर दस्तावेजों का विश्लेषण किया। मीरा जो रिपोर्ट लाई थी वह देशमुख को घेरने के लिए एक अच्छा हथियार थी, लेकिन बचाव के लिए अपर्याप्त थी। केवल अतीत की बातों को उजागर करने से रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक निर्णय को पलटा नहीं जा सकता था। देशमुख यह कहकर विरोध करता, 3 साल पुराना डेटा पुराना है और अब स्थिति बदल गई है। अंततः हमें यह साबित करने की जरूरत है कि वर्तमान समय में मार्कोस की स्वतंत्र संचालन क्षमता अमेरिकी सेना की तुलना में कहीं ज्यादा कुशल है। तो फिर केवल एक ही रास्ता है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में अब अतीत की अस्थिरता नहीं थी। अदिति के साथ रहकर वह पहले से ही एक सक्षम सलाहकार के रूप में विकसित हो चुकी थी।
हमें इस संयुक्त अभ्यास का खेल नए सिरे से तैयार करना होगा। ये सुनकर अदिति संतोषजनक रूप से मुस्कुराई। हाँ, ये बहुत जोखिम भरा है, लेकिन सबसे पक्का तरीका है। हम सबसे जंगली और सबसे भूखे भेड़ियों को खुला छोड़ देंगे। नरक से ताजा निकले लोगों से ज्यादा क्रूर और अप्रत्याशित कोई नहीं होता। अदिति की योजना साहसी थी। संयुक्त अभ्यास के परिदृश्य को ही बदलना, मौजूदा दिखावटी बंधक बचाव प्रदर्शन के बजाय एक वास्तविक स्थिति जैसी मॉक आतंकवाद विरोधी अभ्यास का प्रस्ताव करना। मार्कोस और नेवी सील्स की संयुक्त टीम को ब्लू टीम मित्र पक्ष और हेलविक से ताजा निकले मार्कोस प्रशिक्षुओं को रेड टीम काल्पनिक दुश्मन के रूप में संगठित करके एक यथार्थवादी मुकाबला करना। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर प्रशिक्षुओं से बनी रेड टीम बुरी तरह हार जाती तो मार्कोस की ऐसी बदनामी होती जिससे उबरना नामुमकिन होता और देशमुख की स्थिति और मजबूत हो जाती। विक्रम को मनाओ और यह प्रस्ताव अमेरिकी पक्ष तक भी पहुंचाओ। स्वाभिमानी नेवी सील्स प्रशिक्षुओं के खिलाफ एक मॉक युद्ध की चुनौती को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। जब खेल इतना बड़ा हो जाएगा तो देशमुख के पास विरोध करने का कोई कारण नहीं बचेगा। अदिति की रणनीति सूक्ष्म और साहसी थी। अदृश्य लहरों का सामना करने के लिए और भी बड़ी लहरें पैदा करने की रणनीति। मीरा ने अपने पूरे शरीर में एक रोमांचक सिहरन महसूस करते हुए उनके आदेशों का पालन करने के लिए कदम बढ़ाया। अगली सुबह हेलविक का अंतिम चरण समाप्त हो गया। रात भर लट्ठे को ढोने और मीलों चलने के बाद प्रशिक्षुओं को अब केवल ठंडे अरब सागर को पार करके प्रशिक्षण केंद्र लौटना था। उनका दिमाग पहले ही शरीर छोड़ चुका था। वे केवल अपने साथी की सांसों और अपनी सहज प्रवृत्ति के सहारे एक एक कदम, एक एक हाथ पानी को काट रहे थे। अर्जुन लगभग बेहोश हो चुके रोहित को सहारा देते हुए तैर रहा था। अपनी धुंधलाती चेतना में उसने अपनी मौसी अदिति का चेहरा याद किया और उसने उन साथियों के बारे में सोचा जो उस पर विश्वास करते थे। वह यहां हार नहीं मान सकता था। अंततः उनके पैर जमीन पर लगे। प्रशिक्षण केंद्र के परेड ग्राउंड पर वह घंटी थी जिसे उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अनगिनत बार घृणा से देखा था, लेकिन अब वह घंटी डर का प्रतीक नहीं थी, यह स्नातक होने का प्रतीक थी। अर्जुन और उसकी टीम के सदस्य एक दूसरे के कंधों पर सहारा लेते हुए लड़खड़ाते हुए घंटी की ओर बढ़े और सभी टीम के सदस्यों का हाथ पकड़कर उन्होंने एक साथ घंटी बजाई। टन टन टन। एक स्पष्ट और भव्य घंटी की आवाजें पूरे प्रशिक्षण केंद्र में गूंज उठी। यह नरक के अंत का संकेत थी और नए मार्कोस के जन्म का आशीर्वाद भी। यहां वहां प्रशिक्षुओं के रोने की आवाजें फूट पड़ी। यह दर्द, धैर्य और खुशी के मिले जुले आंसू थे। अदिति और मीरा परेड ग्राउंड के एक कोने से चुपचाप यह दृश्य देख रही थीं। अदिति अपने भतीजे के पास दौड़कर नहीं गईं। वह जानती थीं कि यह क्षण पूरी तरह से उसका और उसके साथियों का था, जिसे उन्हें एक साथ मनाना चाहिए। मीरा ने अदिति के इस रूप में अपने अधीनस्थों के प्रति गहरा और भारी प्यार देखा। हेलविक स्नातक समारोह के बाद बचे हुए प्रशिक्षु परेड ग्राउंड पर पंक्तिबद्ध हुए। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत चमक थी। रियर एडमिरल चौहान उनके सामने खड़े हुए। आप सभी को हेलविक पूरा करने पर हार्दिक बधाई। आपने मानवीय सीमाओं को पार किया है और मार्कोस कमांडो बनने की अपनी योग्यता साबित की है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद रियर एडमिरल ने आगे कहा, लेकिन असली प्रशिक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी को एक अंतिम मिशन दिया जाता है। आपको भारतीय मार्कोस के सम्मान के लिए दुनिया की सबसे मजबूत कही जाने वाली अमेरिकी नेवी सील्स का सामना करना होगा। प्रशिक्षुओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उसी क्षण अदिति धीरे धीरे मंच पर चढ़ी। उनके आने से सभी प्रशिक्षुओं की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अदिति ने थके हुए लेकिन जीवित बचे अपने गौरवशाली जूनियर्स को देखा। उनकी नजरें अपने भतीजे अर्जुन की आंखों से मिलीं। तुम सब अभी अभी नरक से गुजरे हो। तुम्हारे शरीर और दिमाग चकनाचूर हो गए होंगे, लेकिन याद रखना, स्टील सबसे गर्म आग में ही तपाया जाता है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरे परेड ग्राउंड पर हावी होने की शक्ति थी। असली नरक अब शुरू होता है।
अब तुम मार्कोस के प्रशिक्षु नहीं बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले योद्धा के रूप में लड़ोगे। तुम्हारे कंधों पर मार्कोस के अतीत, वर्तमान और भविष्य का सम्मान टिका है। अदिति ने एक एक प्रशिक्षु की आंखों में देखते हुए अपने अंतिम शब्द कहे, दिखा दो कि हम सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। इन शब्दों से थके हुए प्रशिक्षुओं की आंखों में एक बार फिर गर्म लपटें जल उठीं। नरक के अंत में सबसे कठिन परीक्षा के माध्यम से खिले स्टील के फूल, वे अब अपने अस्तित्व के मूल्य को साबित करने के लिए अंतिम युद्ध में कूदने के लिए तैयार थे। वे एक विशाल तूफान के केंद्र में साहसपूर्वक कदम रख रहे थे। हेल वीक पास करने वाले प्रशिक्षु, जिन्हें अब ग्रेजुएट कहना ज्यादा उचित था, एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। एक सप्ताह के नरक प्रशिक्षण के घाव और थकान उनके शरीर पर हावी थे, लेकिन उनकी आंखें एक नबूजी चिंगारी की तरह चमक रही थीं। लेकिन वह चिंगारी चिंता से घिरी हुई थी। मार्कोस के सक्रिय सर्वश्रेष्ठ कमांडो और दुनिया की सबसे मजबूत कही जाने वाली अमेरिकी नेवी सील्स के खिलाफ लड़ने का मिशन एक ऐसे चूजे को बाज के झुंड से लड़ने का आदेश देने जैसा था, जो अभी अभी अंडे से निकला हो। हम कैसे जीतेंगे? किसी के मुंह से एक धीमी आह निकली। यह एक शब्द हॉल में मौजूद सभी स्नातकों के दिलों की बात कह रहा था, जो भारी बोझ की तरह बैठ गया। अनुभव, सहन शक्ति, उपकरण, रणनीति, किसी भी मामले में वे बराबरी के नहीं थे। यह लड़ाई नहीं बल्कि एक नरसंहार हो सकता था। हार की परछाई जब उन्हें ढकने वाली थी, तभी हॉल का दरवाजा खुला और अदिति अंदर आई। पेटी ऑफिसर मीरा उनके पीछे थी। अदिति मंच पर खड़ी हुई और चिंता से भरी आंखों का एक एक करके सामना किया। उन्होंने गर्मजोशी भरे प्रोत्साहन या झूठी उम्मीद की बातें नहीं की। हाँ, जैसा कि तुम लोग कह रहे हो, अगर हम आमने सामने लड़ें तो हम निश्चित रूप से हारेंगे। उनके ठंडे पहले शब्द से हॉल की हवा जम गई। ब्लू टीम के पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। बेहतर उपकरण, ज्यादा अनुभव, बेहतर शारीरिक क्षमता। हमारे लिए हाथी को ताकत से हराने की कोशिश करना मूर्खता है। अदिति ने कुछ देर रुककर हॉल का चक्कर लगाया। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। उनकी आवाज में थोड़ी ताकत आने लगी। पहला, अप्रत्याशितता। उनकी नजरों में तुम सब बस हेलविक पास करके थके हुए प्रशिक्षु हो। वे तुम्हें देखेंगे, विश्लेषण करेंगे और भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे। उनका यह अहंकार हमारा पहला हथियार है। दूसरा, हताशा। ब्लू टीम के लिए यह अभ्यास कई अभ्यासों में से एक है, लेकिन हमारे लिए यह मार्कोस के सम्मान और भविष्य पर टिका एक ही युद्ध है। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उनसे ज्यादा डरावना कोई नहीं होता। एक भूखा भेड़िया एक भरे पेट वाले शेर से ज्यादा मजबूत होता है। स्नातकों की आंखों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। हार की भावना की जगह संदेह और जिज्ञासा से मिली जुली एक अजीब चमक आ गई। हमारा युद्ध क्षेत्र कारवार बंदरगाह में खड़ा एक सेवानिवृत्त विध्वंसक INS राजपूत है। ब्लू टीम का मिशन जहाज में घुसपैठ करना, हम आतंकवादियों को खत्म करना और एक VIP बंधक को बचाना है। हमारा मिशन सिर्फ एक है, निर्धारित समय तक उनके मिशन को विफल करना और ब्रिज पर लगाए गए मॉक बम को विस्फोट करना। अदिति का स्पष्टीकरण समाप्त होने पर मीरा ने बगल में लगी स्क्रीन पर INS राजपूत का आंतरिक नक्शा दिखाया। अब से पेटी ऑफिसर भारद्वाज जहाज की संरचना, ब्लू टीम के अनुमानित घुसपैठ मार्गों और इस मॉक युद्ध के नियमों के बारे में बताएंगी। तुम लोग सिर्फ कानों से मत सुनो, अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ। हर गलियारा, हर सीढ़ी, हर वेंटिलेशन शाफ्ट को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि वही तुम्हारा शिकारगाह होगा। मीरा की ब्रीफिंग स्पष्ट और सटीक थी। अतीत की हठहर्मिता गायब हो चुकी थी और केवल तेज विश्लेषण और आत्मविश्वास बचा था। उसने ब्लू टीम द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले सभी घुसपैठ मार्गों का वर्णन किया और प्रत्येक मार्ग के फायदे और नुकसान और उनके खिलाफ संभावित जवाबी कार्रवाई का सुझाव दिया। स्नातक अनजाने में ही उसकी ब्रीफिंग में गहराई से डूब गए। ब्रीफिंग के बाद अदिति ने अर्जुन की टीम की ओर इशारा किया। अर्जुन जी, मैम, तुम्हारी टीम को एक विशेष मिशन दिया जाता है। यह मुकाबला नहीं है। अदिति रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
ब्लू टीम के संचार को सुनो और झूठी जानकारी फैलाओ। जहाज के आंतरिक प्रसारण प्रणाली पर कब्जा करो और उन्हें भ्रमित करो। शोर, झूठे आदेश, यहां तक कि चीखें, कुछ भी करो। उनकी आंखों और कानों को अंधा कर दो और उन्हें एक दूसरे पर संदेह करने पर मजबूर कर दो। साबित करो कि आधुनिक युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार गोली नहीं बल्कि जानकारी है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसकी मौसी ने यह भाप लिया था कि उसकी ताकत केवल शारीरिक सहन शक्ति नहीं बल्कि टीम के सदस्यों के साथ संचार और विश्वास में है। उन्होंने उसे सबसे महत्वपूर्ण मिशन सौंपा था। याद रखना, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम शिकार कर रहे हैं। अदिति के अंतिम शब्द उनके दिमाग में गहराई से बैठ गए। आमने सामने के मुकाबले से बचो। हम जहाज के अंधेरे में छिपे रहेंगे, उनके पीछे से हमला करेंगे और एक भूत की तरह गायब हो जाएंगे। पूरे जहाज को एक विशाल जाल में बदल दो ताकि वे खुद थक कर हार मान जाए। यह ताकत और ताकत का टकराव नहीं है, यह रणनीति और धैर्य की लड़ाई है। जब ऑपरेशनल मीटिंग खत्म हुई तो हॉल की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। डर और हार की भावना गायब हो गई थी और उसकी जगह एक विस्तृत योजना पर विश्वास और इसे कर दिखाने का एक गर्म संकल्प था। वे अब थके हुए चूजे नहीं थे, वे एक महान कमांडर के नेतृत्व में एक विशाल शहर का शिकार करने के लिए अपने पंजे छिपाए हुए भूखे भेड़ियों का झुंड बन गए थे। उस रात घने अंधेरे का फायदा उठाकर रेड टीम चुपचाप आईएनएस राजपूत पर चढ़ गई। जहाज के सबसे ऊंचे ब्रिज से समुद्र को देखते हुए अर्जुन की आंखों में दूर तट पर व्यस्तता से चल रही ब्लू टीम की रोशनी दिखाई दी। एक विशाल, शक्तिशाली और अभेद्य दुश्मन। लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसकी पीठ के पीछे वे साथी थे जिन्होंने एक साथ नरक पार किया था और उसके दिमाग में अदिति की उत्तम योजना थी। अर्जुन ने अपनी कमर पर लगे मौका हथियार के ठंडे स्पर्श को महसूस करते हुए धीरे से कहा, शुरू करते हैं। तट पर स्थापित अस्थायी संयुक्त कमांड पोस्ट में दर्जनों मॉनिटर आईएनएस राजपूत के अंदर और बाहर की स्थिति को लाइव दिखा रहे थे। रक्षा सचिव राजेश देशमुख ने हाथ बांधकर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके बगल में रियर एडमिरल चौहान और अमेरिकी नेवी सील्स के कमांडर मेजर माइकल एक सख्त चेहरे के साथ खड़े थे। देखिए एडमिरल, यही आधुनिक युद्ध है। जबरदस्त सूचना शक्ति और उपकरण। प्रशिक्षु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, 12 मिनट में स्थिति समाप्त हो जाएगी। देशमुख के वाक्य खत्म होते ही ब्लू टीम का ऑपरेशन शुरू हो गया। घने समुद्र को चीरते हुए तेज गति वाली नावें जहाज की ओर बढ़ीं और आसमान से हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते हुए जवानों की छवियां थर्मल कैमरों में कैद हो गईं। यह एक त्रुटिहीन पाठ्यपुस्तक जैसी घुसपैठ थी। अल्फा टीम स्टर्न डेक सुरक्षित, ब्रावो टीम ब्रिज के नीचे प्रवेश सुरक्षित, कोई प्रतिरोध नहीं। ब्लू टीम के रेडियो संदेश आत्मविश्वास से भरे थे। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन यही सुचारुता अदिति द्वारा बिछाया गया पहला जाल था। स्टर्न से जहाज के अंदर घुसने वाली अल्फा टीम का रास्ता एक मजबूत स्टील के दरवाजे ने रोक दिया। विस्फोट की तैयारी करो। जैसे ही टीम लीडर ने इशारा किया, दरवाजे की दरार से सफेद धुआं निकलने लगा। गैस है, सब गैस मास्क पहनो। जैसे ही जवान हड़बड़ी में गैस मास्क पहनने लगे, पूरा गलियारा आंसू गैस से भर गया। दृष्टि धुंधली हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। जब उन्होंने बमुश्किल दरवाजा उड़ाया और अंदर घुसे तो उनका इंतजार कुछ भी नहीं कर रहा था। उन्होंने सिर्फ समय बर्बाद किया था। ब्रिज की ओर बढ़ रही ब्रावो टीम की स्थिति भी अलग नहीं थी। एक संकरी सीढ़ी पर चढ़ते समय उनके पैरों के नीचे से एक जोरदार आवाज के साथ फर्श में छिपा तेल फट गया। पल भर में सीढ़ी एक स्केटिंग रिंग की तरह बन गई और कुछ जवान फिसल गए, जिससे उनकी कतार बिखर गई। उसी क्षण गलियारे के अंत में अंधेरे से दर्जनों पेंटबॉल गोलियां उन पर बरस पड़ी। दुश्मन 2 बजे की दिशा में। ब्लू टीम के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, लेकिन दुश्मन पहले ही धुएं की तरह गायब हो चुका था। उन्होंने एक भी दुश्मन को ठीक से नहीं देखा था। लानत है इन भूतों पर। कमांड पोस्ट में स्थिति देख रहे मेजर माइकल के मुंह से गाली निकली। यह अपेक्षित प्रतिरोध से बिल्कुल अलग था। वे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ ब्लू टीम के पैरों को उलझा रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। देशमुख के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। तभी
पूरे जहाज में लगे स्पीकरों से एक कर्क शोर के साथ एक आवाज गूंजी। यह अर्जुन था। मार्कोस में स्वागत है, नेवी सील्स। हमने तुम्हारे लिए एक खास पार्टी तैयार की है, तो जी भरकर मजा लो। उसके तुरंत बाद ब्लू टीम के रेडियो चैनल पर झूठे आदेशों की बौछार होने लगी। अल्फा टीम, तुरंत इंजन रूम में जाकर बिजली काटो। ब्रावो टीम कवर देगी। ब्रावो टीम, अपनी स्थिति पर बने रहो। अल्फा टीम, दोहराता हूं, यह आदेश दुश्मन का धोखा है। सच्चे और झूठे आदेशों ने मिलकर ब्लू टीम को भ्रमित कर दिया। उन्होंने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया और कमान श्रृंखला में एक छोटी सी दरार आ गई। इस मौके का फायदा उठाकर रेड टीम के गुरिल्ला हमले जारी रहे। वेंटिलेशन शाफ्ट से, छत के पाइपों से, अंधेरे गोदामों के कोनों से निकलकर वे पल भर में पेंटबॉल की बौछार करते और गायब हो जाते। ब्लू टीम के पास शक्तिशाली हथियार थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अपनी बंदूकें कहां ताने। वे एक अदृश्य दुश्मन द्वारा धीरे धीरे निगले जा रहे थे। यह लड़ाई नहीं है, यह एक तरफा शिकार है। अदिति के बगल में मॉनिटर देख रही मीरा ने धीरे से कहा। वह अब अदिति की रणनीति को पूरी तरह समझ चुकी थी। यह मार्कोस का दर्शन था। कमजोर का मजबूत को हराने का तरीका ताकत से नहीं, दिमाग से, आमने सामने से नहीं, बगल से। दुश्मन के सबसे मजबूत हिस्से से बचक कर सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ना असम्मित रणनीति का सार। लानत है, लगता है वे सब इंजन रूम में इकट्ठे हो गए हैं। सभी सैनिक इंजन रूम की ओर बढ़ो। लगातार धोखे और गुरिल्ला हमलों से तंग आकर ब्लू टीम के फील्ड कमांडर ने चिल्लाया। बिखरे हुए सैनिक सभी इंजन रूम की ओर बढ़ने लगे। देशमुख का चेहरा थोड़ी देर के लिए खिल गया। उसने सोचा कि अंततः चूहों को एक जगह घेर लिया गया है। लेकिन एक अलग मॉनिटर पर रेड टीम की हरकतों को देख रही अदिति चुपचाप मुस्कुराई फंस गए। ब्लू टीम के सर्वश्रेष्ठ जवान इंजन रूम के मोटे स्टील के दरवाजे को उड़ाकर अंदर घुसे। उनका इंतजार एक खाली जगह और बीच में रखा एक स्पीकर कर रहा था। स्पीकर से रिकॉर्ड की गई गोलियों की आवाज और लोगों की घबराई हुई हरकतों की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि यह एक जाल है, उनके पीछे से एक भारी आवाज के साथ स्टील का दरवाजा बंद हो गया और पूरे जहाज की सभी लाइटें एक साथ बंद हो गई। कमांड पोस्ट के सभी मॉनिटर काले हो गए। पूर्ण अंधेरा। दृष्टि और श्रवण से पूरी तरह से कटे हुए स्टील के इस मकबरे में ब्लू टीम असहाय रूप से फंस गई थी। तभी अंधेरे में डूबे कमांड पोस्ट के स्पीकर से अर्जुन की शांत आवाज एक बार फिर गूंजी। ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू। पूर्ण अंधेरा और सन्नाटा। अत्याधुनिक नाइट विजन चश्मे रेड टीम द्वारा फेंके गए स्मोक ग्रेनेड के कारण बेकार हो गए। रेडियो से केवल बेमतलब का शोर आ रहा था। दुनिया की सबसे मजबूत कही जाने वाली ब्लू टीम पल भर में अंधी और बाहरी होकर एक भूल भुलैया में खो गई। अंधेरे में एक महामारी की तरफ फैल गया और उसी क्षण शिकार शुरू हुआ। अंधेरे में पूरी तरह से अभ्यस्त रेड टीम भूतों की तरह आगे बढ़ी। उन्होंने घंटों तक बिना रोशनी वाले जहाज में घूमकर हर संरचना को अपने शरीर में बसा लिया था। उन्हें पता था कि कहां बाधाएं हैं और कहां छिपने की जगह है। वे अब शिकार नहीं थे, वे अंधेरे के शिकारी थे। इंजन रूम में फंसे ब्लू टीम के सदस्य और अन्य क्षेत्रों में बिखरे हुए जवान ये जाने बिना कि वे कहां हैं, एक एक करके मारे गए। पेन बॉल के फटने की पक की आवाज मौत के दूत की दस्तक की तरह लग रही थी। वे जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि दुश्मन कहां से आ रहा है और कहां गायब हो रहा है। जहाज का दिल, ब्रिश, ब्लू टीम का अंतिम लक्ष्य और वह जगह जिसे रेड टीम को अपनी जान पर खेलकर बचाना था। मेजर माइकल, ब्लू टीम के कमांडर, ने जहाज में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ ब्रिज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब अधिकांश सैनिक इंजन रूम के जाल में फंसे हैं, तो ब्रिज पर अचानक हमला करने का यह सबसे अच्छा मौका है। लेकिन यह भी अदिति की योजना का हिस्सा था। वे आ रहे हैं, ब्रिज के अंधेरे में अर्जुन ने धीरे से कहा। उसके बगल में हेलविक पार करने वाले उसके साथी सांस रोके हुए थे। अदिति ने ब्लू टीम की मुख्य सेना को इंजन रूम की ओर भेजते समय रेड टीम की अधिकांश चिंगिंग टुकड़ियों को पहले ही ब्रिज पर घात लगाकर बिठा दिया था। यह शिकार का अंतिम जाल था। दराम ब्रिज का दरवाजा उड़ा दिया गया और एक फ्लैश बैंग फट गया।
मेजर माइकल और उसकी टीम ब्रिज के अंदर घुस गई, लेकिन उनका स्वागत एक खाली जगह ने किया। लानत है, फिर से धोखा। मेजर माइकल के वाकये खत्म होने से पहले ही ब्रिज में छिपी रेड टीम की बंदूकें एक साथ गरज उठी। छत के पाइपों से, कंट्रोल पैनल के नीचे की संकरी जगहों से, उन सभी जगहों से हमला हुआ जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक संकरी जगह पर एक भीषण नजदीकी लड़ाई हुई। अनुभव और तकनीक में ब्लू टीम आगे थी, लेकिन इलाके का पूरा फायदा उठाने और मौत का सामना करने को तैयार रेड टीम के जोश के आगे वे धीरे धीरे पिछड़ने लगे। अर्जुन लड़ाई के केंद्र में नहीं था, वह कमांडर था। अल्फा, दाहिनी ओर से घूमकर साइड से हमला करो। ब्रावो, कवर फायर। उसके निर्देशों पर रेड टीम एक संगठित इकाई की तरह आगे बढ़ी। रोहित ने ब्लू टीम का ध्यान भटकाया, जबकि दूसरे टीम के सदस्यों ने साइड से घुसकर पल भर में 2 लोगों को ढेर कर दिया। बम एक्टिवेट होने में 52 सेकंड। मीरा की आवाज रेड टीम के आंतरिक रेडियो पर गूंजी। समय कम था। मेजर माइकल ने सब कुछ भाप लिया और मॉक बम लगे हुए सेंट्रल कंट्रोल पैनल की ओर छलांग लगाए। अर्जुन ने उसका रास्ता रोक लिया। हटो बच्चे। मेजर माइकल की बंदूक अर्जुन की ओर थी। अर्जुन पीछे नहीं हटा, बल्कि वह एक कदम आगे बढ़ा, अपने शरीर से बम की रक्षा करने के लिए। पफ अर्जुन की वर्दी पर नीले रंग का पेंट फूट गया। उसे आउट करार दिया गया। लेकिन उस छोटे से पल में जब वह गिरा नहीं और डटा रहा, उसके पीछे खड़े टीम के सदस्य ने मॉक बम का आखिरी स्विच दबा दिया। बीप 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 बीप। एक जोरदार चेतावनी की आवाज रुकी और पूरे जहाज में अभ्यास की समाप्ति का सायरन बज उठा। यह रेड टीम की जीत थी। जब कमांड पोस्ट के मॉनिटर फिर से चालू हुए तो वहां केवल सन्नाटा था। राजेश देशमुख का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। वह कुछ नहीं कह सका। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। तभी मेजर माइकल कमांड पोस्ट में दाखिल हुआ। उसने देशमुख की ओर देखा भी नहीं और सीधे अदिति की ओर बढ़ा, जो एक अलग मॉनिटर पर सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर हार की निराशा नहीं, बल्कि एक सच्चे विजेता के प्रति सम्मान था। वाइस एडमिरल, यह एक शानदार असम्मित रणनीति थी। आज मैंने आपसे और आपके जवानों से एक बहुत महंगा सबक सीखा है। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। उसने पूरी ईमानदारी से अदिति को सलाम किया। अदिति ने चुपचाप उसकी सलामी स्वीकार की। फिर उन्होंने अपनी ठंडी आंखों से देशमुख की ओर देखा। सचिव महोदय, यही मार्कोस है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा पैनी होकर देशमुख के सीने में चुभ गए। यह एक ऐसी इकाई नहीं है जो उपकरणों या संख्या से लड़ती है। यह एक ऐसी इकाई है जो सबसे चरम स्थितियों में दिमाग और भाईचारे से लड़ती है। जिस रणनीति को आप अक्षम कहकर काटना चाहते थे, उसी ने आज ब्लू टीम को रोका और रेड टीम को जीत दिलाई। अब आप समझे? देशमुख ने होंठ भींचे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। यह एक पूर्ण हार थी। अदिति ने उसे और महत्व देना उचित नहीं समझा और अपनी पीठ दिखाकर कमांड पोस्ट से बाहर निकल गई। मीरा ने गर्व से भरकर उनका अनुसरण किया। घाट पर जहाज से ताजा उतरे स्नातक इकट्ठे हुए थे। सभी थककर चूर थे, लेकिन उनके चेहरों पर जीत की खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा था। अदिति पेन से सने अर्जुन के पास गई। वह अपनी मौसी के सामने थोड़ा झेंप गया और सिर झुका लिया। अदिति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत अच्छा लड़े। उनकी आंखें गर्म थीं। अब असली मार्कोस की शुरुआत है। वह शांत एक वाक्य अर्जुन के लिए किसी भी पदक से बड़ा सम्मान था। नरक से भी बदतर प्रशिक्षण और एक वास्तविक लड़ाई के माध्यम से वे अंततः एक टीम, एक सच्चे मार्कोस कमांडो बन गए थे। एक किंवदंती के नेतृत्व में सबसे युवा भेड़ियों द्वारा रचा गया एक चमत्कार। उस चमत्कार ने मार्कोस के आसमान पर छाए काले तूफान को हटा दिया था और एक उज्जवल भविष्य का वादा करने वाली एक शानदार सुबह की शुरुआत की थी। मॉक युद्ध के अगले दिन मार्कोस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में जीत के उत्साह के बजाय एक शांत और गंभीर माहौल था। यह एक आधिकारिक डीब्रीफिंग थी, जिसमें वर्दी पहने नौसेना के कमांडरों और अमेरिकी नेवी सील्स के कमांडर मेजर माइकल मौजूद थे। कल की भीषण लड़ाई का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके परिणाम ने जो विशाल लहरें पैदा की थीं, वे कॉन्फ्रेंस रूम में भरी हुई थीं। उस बैठक में राजेश देशमुख नहीं थे। बैठक पेटी ऑफिसर मीरा भारद्वाज की ब्रीफिंग से शुरू हुई।
सभी की नजरें उस पर टिकी थीं और वह बिना किसी घबराहट के मंच पर खड़ी हुई। उसने इस मॉक युद्ध में रेड टीम द्वारा उपयोग की गई सभी रणनीतियों और उनके पीछे के दर्शन का पूरी तरह से विश्लेषण करके समझाया। उसने केवल जीत हार के कारणों को सूचीबद्ध नहीं किया, बल्कि आधुनिक युद्ध में मार्कोस की असमित रणनीति के रणनीतिक मूल्य और विकास की संभावनाओं को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। ये अब अतीत की वह अधिकारी नहीं थी जो केवल आदेशों का पालन करती थी, बल्कि एक सक्षम कमांडर का रूप था जो युद्ध के प्रवाह को पढ़ सकती थी और रणनीति बना सकती थी। ब्रीफिंग सुनते हुए रियर एडमिरल चौहान के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान फैल गई। इसी के साथ रेड टीम की ऑपरेशनल रिपोर्ट समाप्त होती है। मीरा की ब्रीफिंग समाप्त होने पर मेजर माइकल अपनी जगह से उठे और तालियां बजाईं। एक शानदार ब्रीफिंग, पेटी ऑफिसर और वाइस एडमिरल। उन्होंने बैठक की मुख्य कुर्सी पर बैठी अदिति की ओर सम्मान से सिर झुकाया। इस अभ्यास के माध्यम से हमें एहसास हुआ कि हमने एक बड़ी गलती की थी। हमने मार्कोस को केवल शारीरिक युद्ध क्षमता से आंकने की कोशिश की थी। यह हमारा अहंकार था। हम नेवी सील्स आधिकारिक तौर पर मार्कोस की अद्वितीय सामरिक क्षमताओं, विशेष रूप से चरम स्थितियों में मनोवैज्ञानिक और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को सीखना चाहते हैं। हम अपने देश में दोनों इकाइयों के बीच नियमित सामरिक आदान प्रदान कार्यक्रम का औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखेंगे। यह एक हारे हुए का बहाना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली द्वारा दूसरे शक्तिशाली को दी गई सर्वोच्च प्रशंसा और सम्मान था। अदिति का जुआ न केवल मार्कोस के स्वाभिमान को बचाने में सफल रहा, बल्कि मार्कोस की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर बढ़ाने का परिणाम भी लाया। इसके बाद रियर एडमिरल चौहान अपनी जगह से उठे और इस अवसर पर मैं एक और खबर देना चाहता हूं। इस संयुक्त अभ्यास की परिणाम रिपोर्ट संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भेजी गई और कल रात एक आपातकालीन बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। नौसेना विशेष युद्ध बल के आकार को कम करने और बजट में कटौती की मौजूदा चर्चा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, बल्कि एक प्रमुख असमित बल के रूप में मार्कोस की भूमिका और मिशन का विस्तार करने और पूरा समर्थन देने का वादा किया गया है। कॉन्फ्रेंस रूम में एक शांत जयकार के साथ राहत की सांसें ली गईं। यह वह क्षण था जब मार्कोस के आसमान पर छाए काले बादल पूरी तरह से छट गए थे। डीब्रीफिंग के बाद अदिति कारवार छोड़ने की तैयारी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ उनका कमरा पहले की तरह साफ सुथरा था। जब वह अपना आखिरी सामान पैक कर रही थी तो मीरा चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर आए। आप जा रही हैं मैम? हाँ, लगता है मेरा काम यहां तक ही था। मीरा ने अदिति के सामने खड़े होकर गहरा सिर झुकाया। धन्यवाद मैम। पिछले कुछ दिन मेरे सैन्य जीवन नहीं, मेरे पूरे जीवन को बदलने वाले थे। आपने मुझे केवल रणनीति नहीं सिखाई, आपने मुझे वर्दी पहनने का तरीका नहीं, बल्कि एक सच्चा सैनिक बनने का तरीका सिखाया। अदिति ने चुपचाप उसे देखा, फिर खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। प्रशिक्षण मैदान के समुद्र तट पर गर्म धूप पड़ रही थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने कहा था कि एक लौह गुलाब में खुशबू नहीं होती। अदिति ने मीरा की ओर मुड़कर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुमने अपनी अनूठी सुगंध पाली है तो उस सुगंध से अपने आसपास के लोगों का भला करना। एक ऐसा फूल मत बनो जो अकेले नुकीला होकर खिलता है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनो जो एक विशाल बगीचा बनाता है जहां दूसरे फूल भी खिल सकें। यही एक सच्चे नेता का रूप है। यह मीरा के लिए अंतिम शिक्षा और उसके भविष्य के लिए एक आशीर्वाद था। आप अब कहाँ जाएंगी मैम? खैर, मैं शांति से रहना चाहती थी, लेकिन लगता है मुझे थोड़ा और शोर शराबे में रहना पड़ेगा। अदिति ने हंसते हुए कहा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से फोन आया था। उन्होंने मुझसे सेवानिवृत्त सैनिक का दर्जा बनाए रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और विशेष युद्ध के विकास के लिए एक विशेष सलाहकार का पद संभालने का अनुरोध किया है। अब मुझे मैदान में नहीं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर बनाने वाली जगह पर काम करना होगा, ताकि मेरे जूनियर्स बिना किसी चिंता के लड़ सके। उन्होंने एक नया मिशन पा लिया था। मीरा ने उन्हें गर्व और सम्मान से देखा। लौह गुलाब की किंवदंती खत्म नहीं हुई थी, यह बस एक नया अध्याय शुरू कर रही थी। उस दोपहर मार्कोस के परेड ग्राउंड पर हेलविग स्नातकों के लिए एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया था। कड़क इस्त्री की हुई नौसेना की वर्दी पहने स्नातकों के सीने पर अभी तक कुछ भी नहीं था। अर्जुन भी एक गंभीर चेहरे के साथ पंक्ति में खड़ा था।
उसकी आंखें अब एक अस्थिर लड़के की आंखें नहीं थीं, वे आत्मविश्वास और जिम्मेदारी से चमकती एक योद्धा की आंखें थीं। रियर एडमिरल चौहान मंच पर आए और एक एक करके स्नातकों के पास जाकर उनके सीने पर मार्कोस का प्रतीक सुनहरा बलवान बैज लगाया। यह किसी भी पदक से ज्यादा सम्मानजनक, खून और पसीने का प्रतीक था। अंत में अर्जुन की बारी आए। जब वह मंच पर चढ़ा तो रियर एडमिरल चौहान ने अपना हाथ रोककर एक विशेष अतिथि को बुलाया। परेड ग्राउंड के एक कोने से चुपचाप समारोह देख रही अदिति वह धीरे धीरे मंच पर चढ़ी। अदिति ने रियर एडमिरल चौहान से बैज लिया और अपने भतीजे, जो अब एक गौरवशाली जूनियर बन चुका था, के सामने खड़ी हुई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गहरी आंखों से अपने भतीजे की आंखों में देखा। उस नजर में कई कहानियां थीं, गर्व, प्रशंसा और उस मिशन के बोझ के लिए चिंता जो उसे भविष्य में उठाना था। अदिति ने सावधानी से अर्जुन के बाएं सीने पर सुनहरा बैज लगाया। ठंडे धातु का स्पर्श उसके दिल तक पहुंचा। यह केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं था, यह मार्कोस की वह आत्मा थी जिसे उसकी मौसी ने जीवन भर सहेजा था, और अब यह उस किंवदंती का वजन था जिसे उसे आगे बढ़ाना था। अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोकते हुए उसने अपनी सबसे बुलंद आवाज़ में सलामी दी। जय हिंद। समारोह समाप्त होने के बाद अदिति की कार बेस छोड़ने के लिए तैयार थी। वह ना तो चमकीली साड़ी में थी, ना ही पहने ट्रैक सूट में, बल्कि एक सादे और सुरुचिपूर्ण पैंट सूट में थी। कार धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ी, वही जगह जहां कुछ दिन पहले सारी घटनाएं शुरू हुई थी। गेट पर पेटी ऑफिसर मीरा भारद्वाज ड्यूटी पर थी। उन्होंने अदिति की कार को देखकर एक उत्तम मुद्रा में सलामी दी। उस सलामी में सम्मान, आभार और एक नई शुरुआत का संकल्प था। अदिति ने कार के अंदर से धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी एक युवा महिला सब लेफ्टिनेंट ने घबराए हुए चेहरे से मीरा से कुछ पूछा। मीरा ने उसे अतीत की अपनी तरह डांटा नहीं, इसके बजाय उसने एक नरम मुस्कान के साथ उसे धीरे धीरे समझाया। वह पहले से ही अदिति की अंतिम शिक्षा का पालन कर रही थी, अपनी अनूठी सुगंध से एक नया बगीचा बनाना शुरू कर चुकी थी। अदिति की कार पूरी तरह से गेट से बाहर निकल गई। उन्होंने रियर व्यू मिरर से धीरे धीरे छोटे होते बेस के दृश्य को देखा। परेड ग्राउंड के अंत में अब एक योग्य मार्कोस कमांडो बन चुका अर्जुन अपने साथियों के साथ समुद्र की ओर देख रहा था। उस नए क्षिति के पार न जाने कौन सी परीक्षाएं और गौरव उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब अदिति को कोई चिंता नहीं थी। उनके उत्तराधिकारी, जिन्होंने उनसे सब कुछ सीखा था, और उनका भतीजा, जो अपना रास्ता खुद बनाएगा, उस समुद्र की दृढ़ता से रक्षा करेंगे। उनके होठों पर एक शांत और संतोषजनक मुस्कान खिल उठी। किंवदंती इस तरह अगली पीढ़ी को अपनी जगह सौंपकर एक और इतिहास बनने की तैयारी कर रही थी। मार्कोस का समुद्र पहले से कहीं ज्यादा नीला था और उसका क्षितिज एक उज्ज्वल आशा से चमक रहा था।